अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है न्यूक्लियस की। अब देखिए, आपके जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जो कि आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है, अगर वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो जो आपके न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे पड़े हुए होते हैं। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियॉन्स आर हेल्ड टुगेदर। कैसे वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे पाए जाते हैं। वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ बाउंडेड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या कहा, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और जो ये न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, ये कैसे होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ पड़े होते हैं। ठीक है, अगर आपको न्यूक्लियस को तोड़ना है, न्यूक्लियस को तोड़ना है मतलब कि इसको इसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में तोड़ना है, मतलब कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तोड़ना है, क्योंकि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब मिले हुए हैं ना एक दूसरे के साथ, तब ये न्यूक्लियस बना रहे हैं। पर अगर हमें न्यूक्लियस को सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ना है, तो मतलब कि हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तोड़ना है इसको। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी ना कोई हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। न्यूक्लियस को हमें कुछ एनर्जी देनी होगी, तभी वो क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स में, जहां हम कह सकते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में टूटेगा। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है, ठीक है, ये आप कह लो ये जो वर्क डन होता है, एनर्जी को हम वर्क डन भी कहते हैं, कि जो हमें हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इस न्यूक्लियस को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तोड़ने के लिए। ठीक है, काम करना पड़ेगा, जहाँ आप कह सकते हो एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जो ये एनर्जी है जो हम दे रहे हैं न्यूक्लियर फोर्सेस को तोड़ने के लिए, या न्यूक्लियस को जो हम दे रहे हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में क्या होने के लिए, ब्रेक होने के लिए, वो जो एनर्जी है उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है न्यूक्लियस की। ठीक है, तो यही सब कुछ लिखा है इसमें। इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियंस आर हेल्ड टुगेदर, न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो एक फोर्स है जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हमें अलग अलग करना है, तो हमें इस फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज है ना, जो ये जिसको हम न्यूक्लियर फोर्सेज कह रहे हैं, इनके अगेंस्ट कुछ हमें काम करना पड़ेगा, जहाँ हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, ताकि जो न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाए, अपने कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। सो इफ अ न्यूक्लियाई इज टू बी ब्रोकन, अगर हमें न्यूक्लियस को तोड़ना है, ठीक है, इनटू कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर हमें न्यूक्लियाई को तोड़ना है किसमें, न्यूक्लियॉन्स में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट। That is, एक definite amount of energy has to be provided to the nucleus. न्यूक्लियस को एक definite amount of energy देनी पड़ेगी जिससे वो टूट जाए। This energy which is to be supplied to the nucleus, जो ये एनर्जी है जो न्यूक्लियस को हम सप्लाई करेंगे, क्या करने के लिए, टू डिकम्पोज इट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस, उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस में तोड़ने के लिए, उसको ही हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी की एक और डेफिनेशन बन सकती है। एक तो हमने ऐसे कह दिया कि जो न्यूक्लियस है उसको तोड़ने के लिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में जो एनर्जी लगती है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जिस एनर्जी से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं, उस एनर्जी को भी हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्योंकि देखिए, जिस एनर्जी से जो न्यूक्लियॉन्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं, उतनी ही तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए भी, है ना। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी की ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टाइट टुगेदर टू फॉर्म द न्यूक्लियस। ठीक है, ये भी आप एक डेफिनेशन लिख सकते हो। ये देखिए यहाँ मैंने वो डेफिनेशन लिख दी है, द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स टाइट टुगेदर टू फॉर्म द न्यूक्लियस, वो वाली एनर्जी जो रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियॉन्स को साथ जोड़ने के लिए, ठीक है, वो भी टाइटली,
टू फॉर्म द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे बनेगा? जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूक्लियॉन्स जब इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे, तभी तो न्यूक्लियस बनेगा ना। तो वही लिखा है, द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियस टाइट टुगेदर टू फॉर्म द न्यूक्लियस, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, तो आप ये भी लिख सकते हो। इसमें बस उल्टा कह रखा है कि जो एनर्जी चाहिए हमें न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ठीक है, किसमें? न्यूक्लियॉन्स में। दोनों का मतलब सेम ही है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी की। एक्सप्रेशन क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी का, वो देखते हैं। तो देखिए, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज कनेक्टेड विद द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, वो भी मास डिफेक्ट के साथ ही कनेक्ट होती है, उसके साथ ही उसका कुछ रिलेशन होता है। वो क्या है? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि जो मास डिफेक्ट क्या होता है, जो डिफरेंस होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मासेस के सम का और न्यूक्लियस के मास का, वही क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है। देखिए, मैंने मास डिफेक्ट में आपको क्या बताया था कि जो मास होता है किसका? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का जो मास होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो टोटल मास होता है, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उससे क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो जो आपका बचा हुआ मास है वो फिर गया कहाँ? क्योंकि जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है वो तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर ही बना होता है ना। न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही हैं। तो अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही हैं तो उनका जो टोटल मास है उसका उसका जो मतलब कि उनका सम है, वो ही आपका न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। पर आपका जो न्यूक्लियस का मास है वो उससे कम होता है। ठीक है ना, तो वो कम कैसे हो गया? उसके इक्वल क्यों नहीं है? वो जो मास है, जो एक्स्ट्रा मास है, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस वाला जो मास है वो कहाँ गया? वो जो मास होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि जो ये डिसअपीयर्ड मास होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है इसी बाइंडिंग एनर्जी में। जो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? आपके न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है। तो यही यहाँ लिखा मैंने, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज कनेक्टेड विद द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। दिस डिसअपीयर्ड मास, जो ये मास गायब हो गया क्योंकि कम हो गया ना मास। वैसे तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास के सम के इक्वल होना चाहिए, पर वो मास न्यूक्लियस का क्या होगा? कम हो गया। ठीक है, तो वो मास गया कहाँ फिर? तो वो जो डिसअपीयर्ड मास होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इनटू द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, वही मास जो है इस बाइंड मतलब कि न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता है। ठीक है, किस बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होकर। तो अब हम एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। आपको पता है कि मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? Z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। देखिए, आपको एक रिलेशन पता होता है, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, जिसको हम कहते हैं E इज इक्वल टू एम सॉरी डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये होता है ना एक रिलेशन, वही रिलेशन का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगी न्यूक्लियस की वो किसके इक्वल होगी? यहाँ हम एनर्जी की जगह मतलब कि बी ले रहे हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ जो डेल्टा एम है वो क्या है? मास डिफेक्ट है। जो इक्वेशन नंबर 1 में आपने लिखी थी इक्वेशन मास डिफेक्ट के लिए, वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। क्या थी वो? ये थी। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे, ये रही। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और इनटू में सी स्केयर आ जाएगा। तो यही आपका एक्सप्रेशन है किसका? बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस की, मतलब कि जो सारे के सारे जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको हमने क्या कर लिया? न्यूक्लियस में से बाहर निकाल लिया, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये है टोटल बाइंडिंग एनर्जी। पर अगर आपको किसी एक न्यूक्लियॉन को निकालना हो, ठीक है, न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को, या फिर हम कह सकते हैं एक प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन को आपको बाहर निकालना हो, सिर्फ एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो उसके लिए क्या एनर्जी होती है? उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम देखते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक टर्म होती है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, पर न्यूक्लियन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, जो एवरेज एनर्जी हमें चाहिए, उसको ही एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ये रहा एक्सप्रेशन, यही लिखना है आपको, ZmP प्लस A माइनस जेड इंटू MN माइनस M, ठीक है, और C² अपॉन में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, किसी न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जितना उसका मास नंबर होता है, ठीक है, मतलब A। तो ये आपकी आ गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, ये फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, ये वाला। तो यही था आपका बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट।